अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, डिटेल्ड ये खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सियासी गहमा गहमी जम्मू कश्मीर के मौसम के साथ बदलती रहती है, क्योंकि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत पर आज ये इल्जामात लग रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के काफी क्लोज हैं, और इस हवाले से जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिका लीडरान जिसमें देवेंद्र सिंह राणा भी शामिल है, उनका भी कहना है कि साल 2014 के अंदर जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से बात हो रही थी तो उस वक्त अब्दुल्ला यानी उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्लोज कांटेक्ट में थे भारतीय जनता पार्टी के, और उनसे यह कहा जाता कि जम्मू कश्मीर के अंदर उनके साथ हुकूमत बनाई जाए। लेकिन गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला, मरकजी वजीर, कांग्रेस के सीनियर लीडर में से शामिल तस्वर किए जाते थे, उनका एक आज बयान आया है। हालांकि डीपीएपी के आज गुलाम नबी आजाद सरबराह है, और उन्होंने कहा कि साल 2019 में 5 अगस्त की तारीख को जम्मू कश्मीर की खुसूसी शनाख्त यानी आर्टिकल 370 जब रिमूव हुआ, जब एब्रोगेट हुआ, तो उससे पहले उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को कॉन्फिडेंस में लिया गया था। एक बड़ा रेवलेशन जो है आज गुलाम नबी आजाद की जानिब से एक कौमी न्यूज चैनल पर जब उन्होंने खुसूसी इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत साल 2019 में 3 अगस्त को कॉन्फिडेंस में लिए गए थे, जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के हवाले से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था। तो क्या यह वाकई अगर गुलाम नबी आजाद के इस बयान में वाकई हकीकत है, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस आज जो बता रही है कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है, तो फिर यह सिलसिला क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर यह तकिया किए हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से उनके हक में फैसला आएगा, तो फिर क्या वो कोई आईवॉश था? यह जानने की बहुत जरूरत है, और इस हवाले से सियासी गलियारों से अब बड़ी खबरें आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस सियासत और गुलाम नबी आजाद के इस बयान को सियासी हलके भी बगौर देख रहे हैं। सारा हयात शाह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान है, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सारा, आपकी पार्टी पे बड़े इल्जामात लग रहे हैं कि आपको मालूम था, आपकी लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में लिया गया था। ये हम नहीं कहते हैं, गुलाम नबी आजाद कहते हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ा नाम गुलाम नबी आजाद है, मरकज के अंदर एक अच्छे ओहदों पर रहे हैं। उनका कहना है कि 3 अगस्त को जब उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी ने वजीर आजम के साथ बातचीत की तो उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया गया था, उन्हें मालूम था। अच्छा, अगर उस कमरे में एक तो उमर अब्दुल्ला साहब बैठे थे, फारूक अब्दुल्ला साहब बैठे थे, हसनैन मसूदी साहब बैठे थे, और चौथे थे मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर, तो आजाद साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिन तो नहीं कोई भी बात बताएंगे, और मोदी साहब भी उनको अपने मुल्क की पॉलिसी तो बताएंगे नहीं, क्योंकि वो सरकार का कोई हिस्सा है नहीं। तो आजाद साहब को अचानक 5 साल बाद ये ख्वाब कहाँ से आ गया? ये स्क्रिप्ट दी गई है बीजेपी ने अपने तमाम टीम्स को, ए बी सी डी ई जितने भी इनके टीम्स है, कि आप खड़े हो जाइए, कल इलेक्शन है, वहां कंफ्यूजन करिए, और कंफ्यूजन का जो बीज है वो बोइए कश्मीरी के अंदर, ताकि जो कश्मीरी है वो वोट डालने के वक्त कंफ्यूज रहे, ताकि उसको लगे यमतिमा चाइनीज साइड, यमतिमा की बीजेपी अफरीकी। तो सारा आपके कहने का मतलब यह है कि गुलाम नबी आजाद भी उन्हीं भारतीय जनता पार्टी की जैली टीमों में शामिल है जिसे आप ABC कहते हैं? आप कैसी बात करते हैं जनाब? मोदी साहब ने, ये इतने नजदीकी है मोदी साहब के, उन्होंने रोया जिस दिन इनका आखिरी दिन था पार्लियामेंट में जी। अब दोस्ती के लिए इतना तो बनता ही है, उन्होंने यहाँ हमारे खिलाफ कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। क्या पता इन्हें भी इसके बदले में क्या मिलना होगा, या इन्होंने क्या टाई अप करा होगा। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि आपस में जिस तरह जम्मू कश्मीर में लोगों को लड़ाया जाता है, एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछाला जाता है, इन लोगों को पता है कि यहाँ अब एक ही तंजीम है जो हमारे तशक्कुर, जो हमारी शनाख्त के लिए लड़ना चाहती है।
एक ही तंजीम है जो इन चीजों के बारे में बात कर रही है, बाकी इस बारे में बात भी नहीं करते हैं। ये लोग तो खुद कहते हैं छोड़ो जी, ये कल की बात थी। सारा कद्दा कलामी के लिए माफ चाहूंगा। ये भी मुमकिन है कि अगर गुलाम नबी आजाद आपके कहने के बकौल, आपके बयान के बकौल वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इतने करीब हैं कि उनके फेवरेट हैं, उनके लिए वजीर आजम ने आंसू बहाए हैं, तो ये भी मुमकिन है कि ये जो 4 अफराद के दरमियान, 4 लीडरान के दरमियान जो बात हुई थी वो वजीर आजम साहब ने गुलाम नबी आजाद साहब के साथ शेयर की होगी, जिस पर आप कहती हैं कि 4 ही लोग जब थे तो गुलाम नबी आजाद साहब को कैसे मालूम चला? ये मैं आपको वही समझा रही हूँ ना, वो सरकार का हिस्सा थे, वो न किसी पोस्ट पर थे सरकार में। देखिए, जब आप किसी कश्मीर जैसी जगह के साथ डील करते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें या तो आप एजेंसी से बात करते हैं या कोई आपका खास खुसूसी मिनिस्टर होता है या आपका कोई एडवाइजर होता है जिससे आप बात करते हैं। आप हर एक यार दोस्त को बिठा के बात नहीं करते हैं, कश्मीर इशू को लंच और डिनर पे डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जब आज हम ये कह रहे हैं कि आजाद साहब ने जी 5 साल बाद ये कहा, ये एक साथ क्यों टीम ए, टीम बी, टीम सी, बीजेपी के लीडर और जो बाकी टीमें इन्होंने बनाई है, ये सेम स्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हैं एक साथ? ये म्यूजिक हम एक साथ क्यों सुन रहे हैं इन सबका? आप लेकिन सारा सिर्फ अगर हम धर्मेंद्र सिंह राणा के स्टेटमेंट को भी देखेंगे, उनका भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की काफी कुर्बतें रही हैं जो एनडीए के साथ, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ। यहां तक कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का हालिया जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने खुद दिया, हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि उमर अब्दुल्ला ने फिर क्लियर भी किया है कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी तो कहा है कि डोर्स हमेशा खुले रहते हैं। नहीं, डॉक्टर साहब ने ये एनडीए के लिए नहीं कहा था। उन्हें सुनने में कुछ तकलीफ पेश आई होगी और तब उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि उसी टाइम उमर साहब ने वो क्लैरिफाई किया कि इनका बिल्कुल भी मकसद ये नहीं था कि हम एनडीए के बारे में ये बात करें। तो आपका... लेकिन अब मैं देवेंद्र राणा साहब की बात पे आना चाहूंगी। देवेंद्र राणा साहब ने कहा 14 में ये बीजेपी के साथ अलायंस करने के लिए तैयार थे। अरे जनाब, हम तो आप मीडिया वाले भाइयों के सामने हमने अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफर की पीडीपी को। उस टाइम पे हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हुकूमत बनाइए, आपका नंबर बराबर आना चाहिए हुकूमत का, हमें ना मिनिस्टर। तो आपका क्या ये मानना है कि आज की डेट में भी भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए ग्रुप हो, उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई राब्ता नहीं है, कोई कुर्बतें नहीं है और ना ही फ्यूचर में होंगे? खुदा बचाए, अल्लाह बचाए। क्या ये वही लोग नहीं है जो मुंह खोलने पे यूएपीए और पीएसए लगा देते हैं? क्या ये वही लोग नहीं है हर इवेंट पे जो लीडरों के दरवाजों पे पुलिस भेज देते हैं? क्या ये वही लोग नहीं है जिन्होंने हमें जेलों में डाला? इन्हीं के साथ हम अलायंस करेंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया सारा, अपना कीमती वक्त देने के लिए। सारा हयात शाह, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन, गुलिस्तान दिवस के साथ खुसूसी बातचीत कर रही थी इस मामले को लेकर जो गुलाम नबी आजाद के रेवलेशंस है या उनकी जनब से जो इल्जामात कह सकते हैं या बयानात आए हैं, उस पर उनका कहना है कि ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जैली टीमें हैं या ABCD से उन्होंने ताबीर किया है। और सारा अरशाद का कहना है कि आइंदा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के कभी करीब नहीं आ सकती है। लेकिन सनम एजाज हमारे सीनियर एडिटर इसी खबर को लेकर हमारे साथ मौजूद है। सनम, सियासी बहस तो छिड़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और हसनैन मसूदी साहब की मुलाकात हुई थी वजीर आजम के साथ, लेकिन गुलाम नबी आजाद के बयान ने इसको ज्यादा ही फास्ट बना दिया है। किस नजर से आप इस बयान को देखते हैं और सियासी गलियारे क्या कुछ कहते हैं? देखो, सियासी गलियारों की बात अगर एक तरफ से रखी जाए, खुद गुलाम नबी आज़ाद इंडिया टीवी को इंटरव्यू देते हैं और उनका अभी उसी पे बहस चल रही है। कुछ देर पहले वो बहस खत्म हुई है और उस इंटरव्यू में वो बता रहे हैं 5 अगस्त से पहले 3 अगस्त की बात, और 3 अगस्त को बता रहे हैं कि सबसे बड़ा संगीन सवाल ये उठा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला उस मीटिंग में किस कैपेसिटी में थे, जबकि MP नहीं थे, जम्मू कश्मीर के MLA नहीं थे, बल्कि एक पार्टी के नायब सदर थे। वो वहाँ पे जाके PM से मिले और जबकि मिलना PM का था। और साथ में ये भी बताना उनका, जैसा उन्होंने कल नगरोटा में भी बताया है और आज दोबारा एक बार बताना कि गुलाम नबी आजाद, ये जो मीटिंग थी, आज़ाद बता रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद, इस मीटिंग में अगर जाते तो नॉर्थ कश्मीर से मोहम्मद अकबर लोन MP थे, वो जा सकते थे, लेकिन नॉर्थ से मोहम्मद अकबर लोन को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वो उनके अल्फाज के मुताबिक वो मुंह फट थे, वो शायद मीडिया में बात निकाल देते। और फिर ये इल्ज़ाम आज़ाद लगा रहे कि वहाँ PM को बताया गया कि आप गो अहेड जाइए, 5 अगस्त के फैसले को जाइए, लेकिन हमें बंद रखना, हमें जेल
जेल बंद रख लेना कुछ वक्त के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को, तो ये बहुत संगीन मामला है कि यहाँ से गो अहेड कहना 5 अगस्त के मामले को। और साथ में दूसरा ये कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में जो हालात बने, पीडीपी की तोड़फोड़ की गई, और इल्जाम है या गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि आम पीडीपी के लोग बता रहे कि वो आर्किटेक्चर या वो तोड़फोड़ हुई, निकाला गया, वो दिल्ली ने निकाला, मरकजी सरकार निकाला, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्यों नहीं छेड़ा गया अगर ये बी टीम नहीं होती इसकी बीजेपी की। और फिर ये मिलने की वो बात बता रहे हैं कि वो रातों को लेट वर्स में मिलते हैं, बीजेपी के लीडरशिप के साथ मिलते हैं। ये 3 संगीन इल्जामात हैं, और इस पे अगर देखा जाए पिछले 3 दिनों से सारे मामला निकल के आ रहे हैं, और इस पे ना उमर अब्दुल्ला ना फारूक अब्दुल्ला दोनों का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। तो पब्लिक में ये बात है, पब्लिक पूछ रही है, पब्लिक समझना चाहती है कि आखिर अगर परसों फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया कि मैं अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ूंगा, तो फौरन उमर अब्दुल्ला आगे उन्हें उसको साफ करने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है। तो इस मामले को लेकर जो इतना संगीन मामला है, तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला खामोश क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं मीडिया में आते हैं और बताते हैं कि असल हकीकत क्या है, आजाद क्या बता रहे हैं, और हम 5 अगस्त को मिले तो क्या बात हुई, 3 अगस्त को मिले, 5 अगस्त के रिलेटेड क्या बात हुई, ये पब्लिक में पूछा जा रहा है। और साफ जाहिर है इंतजार है कहीं न कहीं बिल्कुल सनम, बहुत बहुत शुक्रिया सनम, अपना नुक्ता नजर रखने के लिए और इस खबर के हवाले से मुकम्मल डिटेल है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करने के लिए। कुल मिलाकर ये राज हैं या सियासत हैं, ये अभी भी तश्तज़बाम होना बाकी है, क्योंकि अभी भी खुलकर ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। क्योंकि जहां एक तरफ एक स्टेटमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब उसका रिएक्शन भी नजर आ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि ये दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की कोशिश है, इसकी टाइमिंग देखिए, एक ही वक्त पे ऐसे क्यों ये मामलात सामने आ रहे हैं। और ये दरअसल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखालिफिन हैं, जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस की सारा आयाचा कहती हैं, ए, बी और सी टीमें, ये दरअसल उन्हीं को एम्पावर करने की कोशिश है। और इसमें उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दूर दूर तक भी एनडीए के साथ कभी जुड़ने वाली नहीं है। बहरहाल ये स्टेटमेंट्स हैं, ये राज हैं या सियासत है, ये अब हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले वक्त में ये राज होंगे तो फाश होंगे, ये सियासत होगी तो वो भी सामने आ जाएगी। ये थी सियासत, लेकिन उधर हाजन के एरिया के अंदर जब हम देखते हैं तो एक शख्स का मुबैना तौर पर कत्ल हुआ। दरअसल 2 फैमिलीज के दरमियान यहां एक फैमिली इशू था, एक लैंड डिस्प्यूट कहा जा रहा है, हालांकि भी पूरी तरह से ये वाज़ेह नहीं हुआ है, तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन एक फैमिली डिस्प्यूट के नतीजे में एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है। यह हाजन बांडीपुरा का इलाका है, जहां मरने वाला और मारने वाला आपस में करीबी रिश्तेदार हैं, कजन्स बताए जा रहे हैं। मुबैना कातिल को हिरासत में लिया गया है। गुलाम महिदीन परे के बतौर जिस शख्स की मौत वाक़ा हुई है उसकी शनाख्त हुई है। हालांकि ये जो मामला है ये कल पेश आया, और जख्मी हालत में जब उसे पहले नजदीकी हॉस्पिटल और उसके बाद सोवरा सिकिम्स पहुंचाया गया, तो वहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। और जो ही उसके मरने की खबर पूरे इलाके के अंदर फैली, तो आप इन तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका मातम कुना है और पूरे इलाके के अंदर अफसोस किया जा रहा है इस वाक़े को लेकर। औरतें भी हम देख रहे हैं कि काफी सीना को भी करते हुए नजर आ रही हैं। पूरे इलाके के अंदर गम छाया है, मुसीबत छाई हुई है, क्योंकि एक इंसान की मौत वाक़ा हुई है, और उसमें भी करीबी रिश्तेदार के हमले के नतीजे में, जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उसी के हमले के नतीजे में इसकी मौत वाक़ा हुई है। जमीन न्याय वन पेतर मकबरस में दियो जमीन यूर तथ पे न्याय गोमुत अमो द्रमुत अहम शुर अमो 5 बचस गर अमो वोतमुत 5 बच रटमुत बरादर बस मोरमुत दबस तम सेदब त्रुमुत कालस ठीक रटस तरन सो कह कर कहीं हम पन रिश्तेदार पेतर बे वातन पेतर बॉय तमो मोर यह क्या वातो तुम क्या ये रिश्तेदार असान मान इंसाफ गि मिलन हम बच 3 तमो बड़ा मौसम नाज़रीन, ऐसे मामलात काफ़ी बढ़ रहे हैं। ऐसे वाक़ात में हम देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर ये जो क्राइम रेट है ये स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ गई है, और ख़ासतौर पर गांदरबल, पटन
सुंबल, बांडीपुरा, इन इलाकों के अंदर ये ज्यादा ही ऐसे मामलात देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कल श्रीनगर के अंदर भी इस तरह का एक वाक़ा हुआ जहां एक शख्स पर अपनी ही बीवी को, अपनी अहलिया को कत्ल करने का इल्जाम है। तो कुल मिलाकर ये वाक़ात कश्मीर के अंदर बढ़ रहे हैं। ज़हूर भट्ट हमारे साथ इस वक्त लाइव बराह रास्त मौजूद है। ज़हूर, इस वाक़े के हवाले से मजीद क्या इतलात हैं, क्योंकि क्या ये वाज़ेह हो पाया है कि ये डिस्प्यूट क्या था और कब से था, और जो इस शख्स की रिश्तेदारी बताई जा रही है, कजन्स बताए जा रही हैं, क्या उसकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है? हाँ जी बिल्कुल हिलाल, अगर बात करेंगे जो ये कल दोपहर के बाद ये वाकया सामने आया, हाजन मैन टाउन के इलाके में आपस में जो कजन ब्रदर्स हैं उनको आपस में कुछ फैमिली डिस्प्यूट था। हालांकि बताया जा रहा है कहीं पुराना कुछ डिस्प्यूट है, उसमें भी आज आपस में मैं हुआ और उसके बाद उन पे जो है आग दूसरे पे वार किया गया है। उसमें गुलाम मोहिद्दीन परेज की जो है सीरियस इंजरी हुई है। उसके बाद उसको नजदीकी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हाजन लाया गया था, जहां इसकी गंभीर हालत बताई गई। उसके बाद इसको सिक्किम में सोरा रेफर किया गया है, जहां पे डॉक्टर इसको देखा। अभी कुछ 1-2 घंटे पहले ही बताया गया कि इसकी जो है मौत वाकया हुई सिक्किम में सोरा में। और उसके बाद अभी जो है मैं अभी स्पॉट पे हूँ, बिल्कुल फैमिली को लवाकिन के हवाले कर दिया गया है, पुलिस उनके साथ हमरा है। हालांकि पुलिस ऑफिसर से भी मैंने बात की, उन्होंने कहा जो इस एपिसोड में मैन एक्यूज्ड है उसको हमने कल ही हिरासत में लिया है, वो सलाखों के पीछे हैं। और इसमें जो है बाज़ाब्ता तौर जो है रिलेवेंट सेक्शन के तहत जो है FIR भी दर्ज की गई है पुलिस स्टेशन हाजन में। और अभी जो है बिल्कुल मैं अभी इसके घर के बाहर हूँ, मैं आपको कैमरामैन अगर आपको मनाजिर दिखाएंगे, ये आप इसके घर के बाहर मनाजिर देखिए। अभी डेड बॉडी कुछ मिनट के पहले जो है डेड बॉडी यहाँ पहुंची है और यहाँ सफी मातम इस इलाके में बैठ गया है और पुलिस भी उनके हमरा साथ है। और यहाँ पे जो इसके एक्यूज हैं उनको हिरासत में लिया गया। ये आपको कैमरामैन जो है ये विजुअल्स में इसके घर के मनाजिर देख रहे हैं, जो गुलाम मोहिद्दीन परे वाल अब्दुल रशीद परे जो है इसके घर के मनाजिर आप बराह रास्त जो अभी देख रहे हैं। सर बिल्कुल नाज़रीन किराम, आपको बराह रास्त देख रहे हैं, जैसे कि ज़हूर भी दिखा रहे थे कि किस तरह का सूरत हाल यहाँ पर भी है। मातम है पूरी तरफ से, गमज़दा ख़ानदान है और आस पड़ोस में भी हम देख रहे हैं कि लोग सीना को भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर इस एरिया के अंदर चाहे गांदरबल हो या नज़दीकी इलाका श्रीनगर भी हो और उसके साथ साथ पट्टन के अंदर भी इस तरह का वाक़ा पेश आया था, तो ये सूरत हाल यहाँ पर देखने को मिल रही है और इससे ये एक अफसरदा हालात जम्मू कश्मीर के नजर आ रहे हैं। फिलहाल ज़हूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जाई मौका से ये विजुअल्स पहुँचाने तक और जो मालूमात है हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए। और हम सबको इस चीज़ को बखूबी इस पर तबसरा भी करना चाहिए और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की भी जरूरत है कि इस तरह के वाक़ात आइंदा न हो और इस हवाले से क्या कुछ करना चाहिए उस पर हम सबको एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से काम करने की जरूरत है। चलिए बात वादी कश्मीर के मौसम की भी करते हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोई की गई थी उसी के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर के अंदर बर्फबारी हुई है और अलग अलग जगहों से जो हमारे न्यूज़ रूम को विजुअल्स मौसूल हुए हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुपवारा टाउन के साथ साथ हंदवारा टाउन के विजुअल्स अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरह की बर्फबारी वहां पर हुई है। हालांकि बर्फ जो ही सड़कों पर जमा हुई तो उसके बाद मैन एंड मशीनरी को काम पे लगाया गया था और साथ ही साथ इन सड़कों की क्लियरेंस के लिए भी काम जोरों शोर से जारी है। और इसके अलावा बारामूला के विजुअल्स भी हम आपकी नजर करना चाहेंगे, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर के अंदर इस बर्फबारी का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और बारामूला टाउन हो या फिर सयाहती मकाम गुलमर्ग, दोनों जगहों पर हम देख रहे हैं कि काफी बर्फ है और लोग मुतमईन भी नजर आ रही हैं, अल्लाह का शुक्र भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ सयाहती मकामात पर सयाहों के लिए रास्ता काबिल आमद बनाने के लिए भी कोशिशें लगातार जारी हैं। दूध पथरी जो कि जिला बड़गाम के अंदर है, दूध पथरी के विजुअल्स भी हम आपको दिखाते हैं और दूध पथरी के अंदर भी सयाह कैसे आ जाए और कैसे इन सयाहों को रास्ता फराहम किया जाए और इस रास्ते को काबिल आमद बनाने के लिए यहाँ मैन एंड मशीनरी को काम पे लगाया गया है। और यूसमर्ग के विजुअल्स भी जो कि चार शरीफ के बिल्कुल अकब में है, चार शरीफ के बिल्कुल पास है, और ये विजुअल्स भी आप देख सकते हैं। काफी खूबसूरत मनाजिर यहाँ के इस बर्फीली चादर से ढकी ये वादी। हालांकि सयाह यहाँ पर बहुत कम आते हैं क्योंकि इस एरिया की तरफ सरकार की तवज्जो काफी कम रही है डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को जब हम देखते हैं, और यही वजह है कि ये
सयाहती मैप पर तो है लेकिन सयाहती प्लान में नहीं है, तो इस वजह से यहाँ सयाह कम आते हैं, लेकिन मकामी सयाहों का एक अच्छा खासा रश यहाँ पर देखने को मिलता है। गांधरबल के जो जोजिला एरिया है, चाहे सोनमर्ग हो जोजिला हो, वहां के विजुअल्स भी हम आपको दिखाते हैं, जहां पर आप अंदाजा कर सकते हैं कि बर्फ किस कदर है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये पेशन गोई की गई है कि 21 तारीख तक मौसम इसी तरह का रहने का इम्कान है। डॉक्टर मुख्तार के साथ जब हमारी नुमाइंदे की बात हुई है तो उन्होंने कहा कि श्रीनगर के अंदर भी मुमकिन है, हालांकि अभी मुस्बत में ही टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद चांसेस हैं, कम ही सही लेकिन चांसेस है कि यहां पर भी हल्की बर्फबारी हो सके। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।